स्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी मैम। याद है किसी को क्या टॉपिक चल रहा था? हमने स्कूल्स देखे थे साइकोलॉजी के, मानस शास्त्र के, और कैसे उसका व्याख्या देखी थी उसकी कल। जी, और याद है किसी को? ठीक है, टाइप करिए। मैंने आपको एक दो चीज बताई थी। नाम, फादर ऑफ साइकोलॉजी। हेलो, आवाज आ रही है ना? विलियम, पूरा हाँ आ रही है। ये विलियम वुंट। यस। सब लोग टाइप करिए मैसेज। साइकोलॉजी किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक। मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी में दो वर्ड आते हैं, साइकी प्लस लोगस। में साइकी का मीनिंग क्या था? आत्मा, माइंड एंड बिहेवियर। कोई भी एक माइक ऑन करे जिनको याद है साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी, अब बता जी, दीजिए। आत्मा या चेतना का अध्ययन करना। ठीक है, क्या इतना ही आत्मा या चेतना तक ही बताया था? उसके बाद मैम पहले आत्मा का अध्ययन था, फिर बाद में मन का अध्ययन आया, फिर बाद में व्यवहार का अध्ययन आया, अभी व्यवहार का चल रहा है। आपको पूरा बोलना है। आप किसी के सामने भी सिर्फ इतना नहीं बोल सकते कि आत्मा, आत्मा तक नहीं है अब बात। अब हमारी साइकोलॉजी का जो राइट मीनिंग है वो हमारे व्यवहार के बारे में बताया गया, कि जो हमारे व्यवहार का अध्ययन करती है। उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसमें फर्स्ट जो स्कूल था उसका नाम क्या था, उसके बारे में बताइए। चलो, ये किनके द्वारा दिया गया है? वुंट। यस, इसमें दोनों को रखा गया है, टिचनर को भी और विलियम वुंट को भी, दोनों का नाम आता है। ठीक है। साइको एनालिटिक्स, एक मैंने आपको बताया था इन्हीं का ही स्कूल्स है, वो किसके द्वारा दिया गया है? पूरा नाम टाइप करिए। सिगमेंट। ये सारी ये सब तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें थी, नॉर्मल चीजें, ये सब आपको याद होना चाहिए।
अब हम लोग अपने सिलेबस पे चलते हैं। हमारे सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक था वो आता है स्लीप। वो आपको या तो राहुल सर पढ़ाएंगे या फिर हम लास्ट में पढ़ाएंगे। और सेकंड नंबर का टॉपिक आता है वो हमारा बिहेवियरिज्म का है। और थर्ड नंबर का टॉपिक जो आता है वो हमारी पर्सनैलिटी का है। तो आज हम पर्सनैलिटी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो कुछ लंबा टॉपिक है। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे, वो छोटा है। ठीक है। तो आप में से कोई भी बताना चाहता है पर्सनैलिटी के बारे में, क्या होता है? माइक ऑन करिए और बताइए। व्यक्ति का शरीर, उसके गुण और उसके व्यवहार, इन सबको मिला के हमारी पर्सनालिटी होती है। पर्सोना ये जो मूल शब्द है, रिकॉर्ड, तो वो तो हम मुखौटा जो हम करते हैं, दैट इज अ पर्सोना से ये शब्द आया है। जी, स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं हम। अभी बताया गया है आपको कि पर्सनैलिटी शब्द जो है, पर्सनैलिटी को हिंदी में बोला जाता है व्यक्तित्व। तो वो किससे लिया गया है? पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नकाब, यानी कि मुखौटा या मास्क, जिसको बोला जाता है। बोला जाता है कि जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो उस टाइम उसको पहनते हैं। आपने देखा होगा ये सब चीजें। इसको आप सिर्फ यही मत मानिए कि जो ऊपर का एक कवर पहना जाता है वो वही मास्क होता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई किसी पर्सन को किसी नाटक या फिर किसी उसमें एक विलन का रोल दे दिया जाए, क्या वो कोई विलन है? ऐसा नहीं है। पर वो ऐसा व्यवहार जो वहां पे दर्शाता है, वो भी क्या होता है कि उसने अपने आप को छुपा के एक दूसरी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। वो भी एक मुखौटा ही होता है। जैसे बोला जाता है ना आम इंसान को कि आप अंदर से कुछ होते हो और आप दिखाते कुछ हो। तो इस तरीके से यहाँ पे पर्सनैलिटी को लिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसका जो अभी स्टार्टिंग से मीनिंग निकाला गया था, कि बोलते हैं कि व्यक्तित्व की जो बाहरी वेशभूषा होती है, जो उसका दिखावा होता है, सिर्फ उसको पर्सनैलिटी मानते थे, कि जो बाहर से दिखता है वही पर्सनैलिटी है। बट ऐसा नहीं है। इसके बाद क्या कर गया, इन पे सबने अपने अलग अलग मत दिए। करीबन 49 डेफिनेशंस का एक वो दिया गया है कि डेफिनेशन सबने अपना अलग अलग मत दिया अलग अलग तरीके से। बट लास्ट में फिर जो आया है, जो सबसे प्रचलित परिभाषा है वो ओलपोर्ट की परिभाषा बताई गई है। उन्होंने जो बताया है अपनी परिभाषा में कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों डेफिनेशन लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, अब जितने भी डेफिनेशन सबने दिया अपने मत, उन सब में सबसे ज्यादा जो शुद्ध परिभाषा जो बताई गई है वो ओलपोर्ट की परिभाषा को बताया गया है। तो इस परिभाषा को हम समझेंगे छोटा छोटा करके। जैसे इसमें फर्स्ट दिया गया है मनोशारीरिक तंत्र। मनोशारीरिक तंत्र से बोला जाए यानी कि हमारे मन और शरीर, इन दोनों दोनों चीजों से जुड़ा हुआ जो तंत्र होता है उसको मनोशारीरिक तंत्र बोला जाता है। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम बोले कि हमारे शरीर शरीर से हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के अगर पर्सनैलिटी जज करी जाए कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो नहीं, वो कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। उसके लिए हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हमारे सोच विचार क्या है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को बताते हैं। अब जैसे नॉर्मल सी बात है, साइकोलॉजी तो इन सब चीजों में बहुत विश्वास करती है कि कोई पर्सन अगर बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सुंदर है, बट हम क्या करते हैं, उसको दूर से देख रहे होते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा होगा, ये वो होगा। बट जैसे ही वो अपना अपना कुछ बोले अपने मुंह से कुछ वर्ड बोले और वो उसकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, हम तो क्या सोच रहे थे, बिल्कुल अपोजिट है। तो जब हमारे दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, तभी उन्होंने कहा है कि तब हम जज कर सकते हैं किसी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है। तो हमारे पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए हमारे मन और शरीर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। सेकंड इसमें आता है गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक संगठन का मतलब क्या होता है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है वो चेंज होती रहती है, वो एक कभी भी एक समान नहीं होती है। जैसे आप इसको एक कॉमन से उदाहरण से समझ लीजिए कि कोई एक पर्सन है, वो बहुत ईमानदार है,
मतलब अपने सामाजिक नियमों का भी पालन करता है, अपनी जितनी जिम्मेदारियां है उन सब का भी पालन करता है। बट क्या हुआ है, अगर उसको कोई एक अच्छी पोस्ट पे एक नौकरी मिल जाए तो क्या होता है कि वो कुछ नियमों का तो पालन करेगा, बट कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी कि वो अपनी ईमानदारी को भूल जाए। तो ये कहते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है, उसमें कोई ना कोई चेंज होता रहता है। तो इस वजह से इन्होंने बोला है कि पर्सनैलिटी जो होती है वो क्या होती है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे कि जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करती है। तो इन्होंने कहा है कि हर पर्सन की एक अपनी क्वालिटी होती है, हर पर्सन यूनिक होता है। हर एक पर्सन किसी भी एक माहौल में रह रहा है, जैसे हम इसको माने कि हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे टीचर्स एक होता है पढ़ाने वाला, जो मटेरियल आपको पढ़ाया जा रहा है वो भी एक है, बट उसी क्लास में से एक टॉपर बनता है और एक बच्चा ऐसा होता है जो सबसे नीचे के उस पे होता है। तो उसका कारण क्या है कि सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, यूनिकनेस होती है, कि हर इंसान को अपने कैच करने का, एडजस्टमेंट करने का सबका लेवल अलग अलग होता है। तो इन सब बातों के आधार पे हम एक पर्सनैलिटी को चेक किया जा सकता है कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होती है। ये समझ में आया सभी को? इसमें कोई पूछना हो तो आप लोग बता सकते हैं। मैम एक बार गत्यात्मक वाला दोबारा बताइए प्लीज। विगत्यात्मक संगठन का मतलब होता है डायनेमिक, मतलब कि चेंज होती रहती है पर्सनैलिटी, कभी भी हम एक जैसे नहीं रह सकते हैं। इसको आप चाहे नॉर्मली ले लीजिए कि हमारी पर्सनैलिटी है कि हम बहुत शांत शांत टाइप के पर्सन है, हम कभी गुस्सा नहीं करते हैं, बट कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए हमारे सामने कि हम लोगों को रिएक्ट करना पड़ता है, वो नेचुरल है, वो हो जाता है। हम गुस्सा भी कर सकते हैं, अगर हमें कोई मार रहा है और तो हम क्या नहीं मारेंगे, हमारी पर्सनैलिटी वहां पे चेंज होएगी, क्योंकि एक जैसा हम नहीं बन के रह सकते। तो इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी जो होती है बदलती रहती है, कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती है। जी मैम। मैडम मनोशारीरिक तंत्र को पर्सनालिटी बोलते हैं क्या? जी, मनोशारीरिक तंत्र को पर्सनालिटी बोलते हैं? इन्होंने बोल बताया कि मनोशारीरिक तंत्र जो होता है, मनोशारीरिक तंत्र के अंदर क्या क्या चीजें आती है, आप ये बता सकते हैं मुझे? देखो, शारीरिक आँख, तंत्र होता है नाक, कि कान, ऊपर से हाँ, लेके पूरा नीचे तक। हाँ, तो वो क्या में आता है हमारा शारीरिक। इन्होंने वो बताया है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं कि शारीरिक अगर हम माने तो हमारे शरीर में जितने सिस्टम है, हमारे ग्लैंड्स हैं, ये सब चीजें क्या है, हमारी शारीरिक चीजें हैं। और मानसिक क्या है, हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, सारी क्या है, एक तरीके से मानसिक है। तो आप नॉर्मल सी बात सोचो कि कौन सा हार्मोन्स होता है, आइडिया है किसी को कि हमारे स्ट्रेस लेवल को कम ज्यादा करने का काम करता है? सेरोटोनिन और सेरोटोनिन और एड्रेनालिन। डोपामाइन। या उसी का नाम एक और हार्मोन्स होता है कोर्टिसोल, उसके ऊपर बोला जाता है कि अगर कोर्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब आपके शरीर में कोर्टिसोल बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोनों का कारण तो हो रहा है ना कोई रीजन तो हो रहा है ना, शारीरिक भी, जिसका शारीरिक रीजन की वजह से आपके वो मानसिक उस पे दिखाई दे रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों से इफेक्ट पड़ती है। अब नॉर्मल सा कॉमन सी बात ले लो आप, अगर आपको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, और आपको कुछ काम बता दिया जाए या बोलने भी बोल दिया जाए, तो आपको कितना प्रेशर फील होता है, नहीं लगता? तो हम लोग क्या मान सकते हैं उस पर्सन को, किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये तो एकदम चिड़चिड़ा टाइप रहता है, पर हमें कहीं ना कहीं शारीरिक चीजें भी उसको प्रभावित कर रही है। इस कारण यहाँ पे मनोशारीरिक तंत्र दोनों को बोला गया है। मैम यूनिक का क्या बताया था आपने? जी, यूनिक एडजस्टमेंट। यस, यूनिक एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी एक परिस्थिति में, हम नॉर्मल मान लो कि कहीं भी हम, सबकी अलग अलग एक पर्सनैलिटी होती है। एक बच्चा अपने घर पर रह रहा है, बट उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, चलो नॉर्मल मान लो, अभी कोरोना जब आया था तो बच्चे क्या थे, हॉस्टल में रह रहे थे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या था कि उनके घर का माहौल ऐसा नहीं था कि उनको पढ़ाई के लिए माहौल मिले। तो क्या हुआ, बच्चे जब घर वापस आए तो उनको बहुत ऐसा, वो पढ़ ही नहीं पाए उनको, क्योंकि उनके मन में यही था कि नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, यहाँ यहाँ तो माहौल ही नहीं है, यहाँ मुझे ऐसे करते हैं, परेशान करते हैं, ये सब चीजें। बट एक बच्चा, उसी का अपोजिट दूसरा बच्चा था जिसने क्या किया,
उसी घर के अंदर भी रहा और अपनी पढ़ाई को भी अच्छा कर लिया। तो कारण क्या था कि वो हमारा खुद का एडजस्टमेंट था, खुद की क्वालिटी थी, यूनिकनेस थी कि हम लोग किसी भी माहौल में रहे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके मैम। सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको कोई भी वो हो तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। कोशिश करना कि साथ साथ चीजों को समझते चले और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि लास्ट तक अगर छोड़ते चलेंगे तो छूट जाती हैं फिर चीजें। और ये ऐसी चीजें आप साथ साथ इनको याद कर लेंगे, उसी से ही आपका काम हो जाएगा। और पूछना है किसी को इसमें कुछ, या आगे चलना है? मैम आगे बताइए। जी, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब ये तो हमारे कॉमन टाइप्स हैं, फिजिकल पर्सनैलिटी, मेंटल पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी। ये तो नॉर्मल सा समझ में आ रहा है। फिजिकल पर्सनैलिटी क्या होती है कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, हम लोग दिखने में कैसे हैं, ये हमारी एक मिनट, हाँ यहाँ पर आ गए थे हम लोग। फिजिकल पर्सनैलिटी हमारी होती है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, जो हम अपने शारीरिक आकार के आधार पर कुछ पर्सन्स को जज करते हैं, वो हमारी फिजिकल पर्सनैलिटी होती है। मेंटल यानी कि हमारा सोच कैसी है, हमारी विचारधाराएं कैसी है, हम कैसा किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। अगर आपको कुछ बोला जा रहा है तो आप उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, वो आपकी मेंटल पर्सनैलिटी बताती है। सोशल पर्सनैलिटी क्या होती है? हमारे समाज में हमारा कैसा व्यवहार करते हैं हम, कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं, हमारी रिलेशनशिप कैसी है, ये सब हमारी सामाजिक पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम ये आगे पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के टाइप्स। इसमें हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें दो चीजें आती है, एक टाइप अप्रोच, एक ट्रेट अप्रोच। टाइप यानी कि हमारे फिजिकल जो स्ट्रक्चर है इन सब के आधार पर, और हमारे इसमें मानसिक भी आते हैं। मैंने इसमें लिखा है इनमें दो का फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन्होंने बताया है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है तो हम कैसा कैसा हमारा व्यवहार होगा इसके आधार पे। और दूसरा था ट्रेट्स, यानी कि हमारे अंदर कौन कैसे शील गुण है, हमारे गुणों के आधार पर उन्होंने बताया है। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे क्रिस्मर का। इसमें हमारे जो क्रिस्मर का है वो बताया गया है कि हमारे शरीर की जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसके आधार पर हमें बताया गया है कि हम लोग कैसे हैं। आप लोग भी इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना और अपने आप को खुद चेक करना कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। चीजें एकदम से याद भी हो जाएंगी, क्योंकि फिर आपको इन्हें रटना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी। अब हम इसमें पहला देखेंगे, इन्होंने बताया कि पिकनिक टाइप के पर्सन कैसे होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं कद में और थोड़े मोटे टाइप के, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है थोड़ी भारी टाइप की होती है। उनकी छोटी मोटी थोड़ी गर्दन जो होती है वो छोटी होती है। अब आप इनको देखेंगे कि स्वभाव के अनुसार क्या होते हैं, वे सामाजिक होते हैं, उनको समाज में घुलना मिलना पसंद है, हंसमुख होते हैं। अच्छा, खुश मिजाज के पर्सन होते हैं, खाना पीना सोना उन्हें पसंद होता है। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है पिकनिक टाइप पर्सनैलिटी। ठीक है। अब हमारा सेकंड नंबर पे आता है एस्थेनिक टाइप्स पर्सनैलिटी। ये कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति, इनकी क्या होता है कि इनकी मांसपेशियां जो होती है वो थोड़ी कम विकसित होती है और लंबे होते हैं और पतले होते हैं, और उनमें जो उनके शरीर का वजन होता है वो भी कम होता है। और उनकी जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का होता है। और वे जहाँ भी उन्हें कुछ जिम्मेदारी का काम दिया जाए या कुछ ऐसा काम दिया जाए तो वे क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे टाइप की उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो इसमें मैंने 4 प्रकार की बताई है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी इसका, हाँ इसको मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगी। इसमें जो अलग अलग बताए गए हैं उनका किसका साथ कौन सा रिलेशन है वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। अब थर्ड नंबर पे आते हैं एथलेटिक्स पर्सनैलिटी। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसमें बोला जाता है कि जैसे हमारे खिलाड़ियों की जो पर्सनैलिटी होती है, इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है एथलेटिक पर्सन की। ये क्या होते हैं?
इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एकदम दोनों से इनसे नॉर्मल होता है, मतलब एकदम बीच का बोला जा सकता है, ना तो ज्यादा लंबे ही होंगे ना ज्यादा छोटे ही होंगे, जिसको एकदम एवरेज लेवल पे बोला जाता है, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होती है। उनका जो इनका स्वभाव जो होता है वो कैसे है, शांत स्वभाव के होते हैं। और जैसा भी इनको वातावरण मिलता है, जैसा माहौल मिलता है, क्या करते हैं, अपने आप को उसी के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट आता है इसमें डायप्लास्टिक टाइप्स पर्सनैलिटी। ये क्या होती है, हमने जो अभी तक 3 पढ़े हैं, इनमें से कोई सा भी मैच नहीं करता, बट कहा जाता है कि इन सब का मिला मिला जुला जो रूप होता है वो डायप्लास्टिक टाइप पर्सनैलिटी वाले होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? आपको इसमें ज्यादा नहीं याद रखना है, कुछ कॉमन कॉमन जैसे चीजें हैं कि ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ये लंबे होते हैं, ये एवरेज होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, हंसमुख होता है, ये थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, ऐसे कुछ छोटे शब्द आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आपको इतनी बड़ी बड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या होगा, उससे याद रहेगी फिर चीजें। कुछ पूछना है इसमें, आगे चलना है? हम वो टाइप अप्रोचेस बताए थे, वो क्या था ऊपर में? टाइप अप्रोचेस बताए थे ना आपने, इससे ऊपर और? अ, हाँ, ये इससे और बताया, ऊपर ये वाला। ये टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच, इसको 2 प्रकार से इन्होंने बताया पर्सनैलिटी को। टाइप अप्रोच यानी कि शारीरिक गुण, शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पे कि आपके शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, मानसिक भी इसमें बोल सकते हो। ट्रेट यानी कि आपके अंदर शील गुण, कुछ ऐसे गुण हमारे होते हैं जो कभी भी बदल नहीं सकते हैं। जो ट्रेट अप्रोच होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ट्रेट अप्रोच में क्या बताया गया कि वो ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। जैसे आप किसी एरिया में रहते हैं, कोई यूपी में रहता है, कोई हरियाणा, अलग अलग रहते हैं, बट क्या होता है कि हम कहीं भी चले जाएं, बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हमारी अपनी भाषा है उसके आधार पर हमें जज कर लिया जाता है कि आप यूपी से हैं, आप हरियाणा से हैं। तो वो क्या है, वो कुछ ऐसे सील गुण हमारे हैं जिनको हम कभी भी नहीं बदल सकते। हमारे पहनने का तरीका, पंजाबी हैं वो क्या, वो किस तरीके से पहनते हैं, उनकी बाल बोलने का तरीका क्या है, उनका हेयर स्टाइल क्या है, ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिनको हम चेंज नहीं कर, जो कहीं ना कहीं हमारे उसको दिखा देती हैं कि हम लोग हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को बता देती हैं कि हम लोग कैसे हैं। ये होता है ट्रेट। और ये टाइप यानी कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पर उन्होंने बताया है। वो आगे आएगा आपका, ये दोनों अलग अलग हैं। अभी मैंने इसमें इन टाइप अप्रोच में हमारे 4 आते हैं, जिनका मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बाद। अब आता है हमारा 3rd नंबर का, पहले मैंने दोनों फिजिकली रख लिए थे। सेल्डन का, सेल्डन जो है, इन्होंने भी शरीर के स्ट्रक्चर के आधार पर ही बताया है कि एक जो हमारी शरीर की स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर हमारी पर्सनैलिटी को इन्होंने बताया है। जैसे पहला आता है हमारा, इसको हम इस सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं, एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी पर्सनैलिटी के पर्सन्स कैसे होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, थोड़े से मोटे होते हैं। इन्होंने स्पेशली पेट के साइज पे ज्यादा फोकस करा है कि इनका पेट जो होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़े फैटी से टाइप के होते हैं, एकदम गोल टाइप इनका पेट होता है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है कि बाहर समाज में इनको घुलना पिलना मिलना, बातें करना, इस तरह की चीजें पसंद होती है। और अब ये ज्यादातर अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं, समाज के ऊपर भी फोकस करते हैं। इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी होती है। और जो मैंने आपको बताया था, हाँ, उसमें क्रिस्मर की और ये एंट्रोवर्ट जो बताया गया है इनका, इसमें पिकनिक, ये दोनों पर्सनैलिटी जो होती है मैच करती हैं। आप इसको देखेंगे, मैच, इनको एक साथ मैच करते हुए भी चलिएगा आप लोग। उसके बाद आती है हमारी मेजोमॉर्फिक, ये 3rd नंबर पे जो मैंने लिखा है। मेजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी कैसे होती है, मेजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी कैसे होती है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था एथलेटिक। एथलेटिक टाइप। हाँ जी, एथलेटिक जो हमने पढ़ा था कि में क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, ना तो ज्यादा पेट उनका बाहर होता है ना अंदर होता है। सेल्डन ने जो है ये पेट वाली बात उन्होंने बोला है। और ये नॉर्मल होती है, इनकी शरीर हाइट वेट जो होता है वो नॉर्मल होते हैं।
और इनका व्यवहार भी कैसा बताया था मैंने आपको, एथलेटिक पर्सन का व्यवहार कैसे होता है? स्थिर और शांत। हाँ जी, शांत होते हैं थोड़े से, वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। अब लास्ट आती है हमारी एक्टोमॉर्फिक। तो ये कैसे होते हैं? ये हमारे मिक्स टाइप की पर्सनैलिटी होती है इनकी दोनों की। ना तो ये ज्यादा मोटे होते हैं, सॉरी, ये कैसे होते हैं एकदम, सॉरी गलत बता दिया मैंने। एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं? ये थोड़े पतले होते हैं और दुबले, इनकी हाइट, ऐसे लंबे टाइप के पर्सन होते हैं। ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी थी पीछे क्रिस्मस में, बताइए? याद है किसी को? ऐसे लंबे जो होते हैं, जिनको पतले दुबले होते हैं। जी? एथलेटिक, एथलेटिक। एक जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, सेल्डन ने उसको एक्टोमॉर्फी नाम दिया है। तो आप लोगों को उनको ऐसे मैच करते हुए चलना है कि किसका। हाँ जी, Ma'am, it was asthenic, right? जी असली एस्थेनेटिक आएगा ना, ये पतले होते हैं, जिम्मेदारी काम से बचने का प्रयास करते हाँ जी, वही जी। तो मैंने इसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं है क्योंकि आप लोग उसी से इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने पिक्चर्स में लगा दिया था। अब हमारा थर्ड नंबर पे जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था, ये हमारा आता है जुंग का क्लासिफिकेशन। जुंग क्लासिफिकेशन में इन्होंने 3 बताए हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कैसी पर्सनैलिटी होती है हमारी, अंतर्मुखी जिसको बोला जाता है, जिनको क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, इनको ज्यादा घूमना मिलना, समाज में घुलना मिलना, ये सब चीजें पसंद नहीं होती हैं। एकदम ये सेल्फ सेंटर्ड टाइप पर्सन होते हैं, अपने आप पे ध्यान रखते हैं, दूसरों से इन्हें कुछ इतना ज्यादा मतलब नहीं होता है, ना ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, अपने आप पर ही ध्यान देते हैं। ये इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं, एकदम ओपन माइंडेड पर्सन्स होते हैं, इनको समाज में घुलना मिलना, बातचीत करना, खाना पीना, ये सब चीजें पसंद होती है। एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी कैसी होती है, इन दोनों का मिक्स होता है, ना तो वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। वे दोनों जैसा भी वातावरण रहता है उसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, हमने इनको बोला तो है पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप व्यवहार कर रहे हैं, एक टाइम में इंट्रोवर्ट बोल रहे हैं, तो उसके आधार पर इसको नहीं जज किया जा सकता। जैसे हमने आयुर्वेद में भी पढ़ा था कि वात पित्त कफ इस तरह की हमारी बॉडी टाइप्स होते हैं, वो किस बेस पे बताए थे कि जिस पर्सन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो वही उसका बॉडी टाइप होता है। तो यहाँ पर भी ये बताया कि जो पर्सन ज्यादा लंबे समय तक अगर वो इंट्रोवर्ट टाइप का व्यवहार कर रहा है तो वो इंट्रोवर्ट कहा जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हम एक्सट्रोवर्ट नहीं करते हैं, बहुत बार हमारा मन नहीं है किसी से बातचीत करने का और हम बैठे हैं शांत हैं, किसी भी कारण हो सकता है, और कोई हमें देखता है, जज कर सकता है कि अच्छा अच्छा इसकी पर्सनैलिटी तो इंट्रोवर्ट है। उसके बाद वो कहीं हमें 2-3 दिन बाद मिलता है और हम एकदम खुश हैं, तो हम कैसे करेंगे, एकदम घुलना मिलना ये सब करेंगे तो वो बोलेगा तो एक्सट्रोवर्ट है। तो वो क्या होता है कि जो हमारा व्यवहार जो हमारे लंबे समय तक बना आ रहा है उसके आधार पर हमें एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बोला जा सकता है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अब इसको, अब ये जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था पिकनिक, ठीक है, पिकनिक जो था हमारा, ये इसमें किससे मैच करता है बताइए? पिकनिक टाइप के पर्सन एक्सट्रोवर्ट होंगे इंट्रोवर्ट Introvert. Extrovert. या एक्सट्रोवर्ट होंगे? इसमें इंट्रोवर्ट में कौन सा आएगा, इंट्रोवर्ट कौन से होते Introvert would be asthenic. हैं? हाँ, एस्थेनिक, ठीक है। और एमबी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो हमने एथलेटिक्स पढ़ा था, Athletic. खिलाड़ी की पर्सनैलिटी होती है। तो आप इस तरीके से इन सबको एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चलिएगा। यहाँ तक समझ आया सभी को? हैं। मैम प्लीज और दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, यस मैम, फास्ट कर दीजिए फिर। देखो एक्सट्रोवर्ट से आप समझ सकते हो, इसको हिंदी में बोला जाए तो बाह्यमुखी, यानी कि ऐसे पर्सन्स जो क्या होते हैं, एकदम ओपन माइंडेड पर्सन्स होते हैं, जिनको घुलना मिलना, समाज में रहना, समाज के कार्य करना, इस तरह की चीजें पसंद होती है, बातचीत करना सभी के साथ।
तो वो कैसी पर्सनैलिटी कही जाती है कि ये तो एकदम ओपन माइंडेड पर्सन है, घुलता मिलता है सभी से, तो वो एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाह्यमुखी होता है। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं क्या करते हैं, देखा होगा आपने, किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि किसी के घर पे कोई मेहमान गया, वो आता है, नमस्ते करी, वापस अपने रूम में गई, बैठ गए, तो उनको ज्यादा मतलब नहीं होता है किसी। अंतर्मुखी जो हाँ जी, जिनको अंतर्मुखी बोला गया है, उनको क्या होता है कि उनको ज्यादा मतलब नहीं होता है, वो ना तो ज्यादा किसी से बातचीत करते हैं और ना उनको किसी से कोई ज्यादा मतलब होता है। वो अपने ऊपर ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने ऊपर ध्यान करते हैं, अपने पे उनका फोकस होता है, बाकी किसी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, ना समाज से उन्हें कोई मतलब है। इस तरह की पर्सनैलिटी जो होती है वो इंट्रोवर्ट होती है। एम्बीवर्ट जो होती है वो कैसी होती है? मिक्स टाइप की होती है, ना तो ज्यादा इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, जैसा भी माहौल देखे उसी के अनुसार अपना व्यवहार बना के रखते हैं। ऐसे पर्सन जो होते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं। ओके मैम। जिसमें अब हमारा आता है फोर्थ वाला, फ्राइडमैन का। इन्होंने क्या है, इन्होंने दो टाइप बताए हैं, ए टाइप पर्सनैलिटी, बी टाइप पर्सनैलिटी। इन्होंने सिर्फ दो चीजों को ही बोला है। ए टाइप पर्सनैलिटी कैसी होती है? ये लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, हर एक जैसे तर्क लगाते हैं। इनको ज्यादातर अगर बोला जाए तो सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स वगैरह कुछ पर्सन्स को पसंद होता है। और इनका नेचर कैसा होता है? कॉम्पिटेटिव नेचर वाले होते हैं, हर जैसे कुछ भी हर एक में कंपटीशन करने की इनकी भावना होती है। जैसे कुछ पर्सन क्लास में हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, एकदम कंपटीशन की भावना रहती है कि मेरा रिजल्ट इससे कम कैसे आ गया, मैं तो हमेशा ऊपर आता था, इस बार कैसे कम आ गया, नहीं नहीं मुझे अगली बार करके ऊपर लेके आना है, ऐसी भावना होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हमें जितना हमने पढ़ा था हमारा इतना आया, हम संतुष्ट हैं उस चीज से। अब इनके अंदर ऐसी भावना रहती है कंपटीशन की, तो थोड़ा स्ट्रेस भी इनको रहेगा। ठीक है। अब बी टाइप पर्सनैलिटी कैसे होते हैं? एकदम फ्री माइंड टाइप होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, जैसा भी वो है, रिलैक्स माइंड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। क्रिएटिव इनकी पर्सनैलिटी होती है, हर चीज में वो खुशी ढूंढते हैं, क्रिएटिव नेचर के होते हैं, उनको नई नई चीजें ये सब काम करना पसंद होता है। ठीक है, आगे चलना है। ये हमारा अब तक टाइप अप्रोच कंप्लीट हो चुका है, अब हम आते हैं ट्रेट अप्रोच। अब तक इसमें किसी का मैम वो स्लाइड फिर से दिखाना। ये पीछे का, जी मैम, ये वाला। आप सब लोगों को चेक करना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं लास्ट में पूछूंगी सभी को, सब अपना अपना बताना मेरी ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, ओके मैम। आगे चले। अब हम आते हैं ट्रेट अप्रोच, यानी कि हमारे शील गुण। शील गुण का उपागम के इसको बोला जाता है हिंदी में। तो बोलते हैं जो शील गुण होते हैं हमारे, इनको, ये कैसी पर्सनैलिटी होती है? ये पर्सनैलिटी जो जो होती है ये चेंज नहीं होती है, इसको बदला नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर हमेशा ही रहती है। जैसे बोलते हैं किसी का अगर गुस्से वाला व्यवहार है, वो कुछ टाइम तक अपने आप को, जैसे किसी का बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला नेचर है और उसको बोला जाए कि आपको गुस्सा नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, घर वालों की कई भी बात पे किसी पे कुछ टाइम तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, बट जैसे अगर उसके नेचर के हिसाब से वो कंडीशन ज्यादा खतरनाक हो जाती है तो फिर उसका कंट्रोल टूट जाता है, फिर वो गुस्सा कर देता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इस पर्सनैलिटी को हम ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते हैं, वो सामने आ ही जाएगी। तो इसको क्या है, इसको बदला नहीं जा सकता, ये हमेशा हमारी बनी रहती है। अब इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे और पोर्ट का। तो इसमें क्या है, इसमें मैं मेंशन नहीं कर पाई, छूट गया है। पहले इसको क्या करा गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, आप लिख लीजिएगा उसको। सामान्य यानी कि कॉमन, और दूसरा यानी कि व्यक्तिगत यानी पर्सनल। ठीक है, ये बात आप लिखिए। जो पर्सनल बताया मैंने आपको, पर्सनल ट्रेट्स जो होते हैं उसके ये तीन प्रकार बताए गए हैं, जो कार्डिनल, सेंटर, कॉमन लिखा है मैंने। कॉमन को इसमें सेकेंडरी ट्रेट्स बोला गया है, इन दोनों दोनों नाम दिए गए हैं इसको। ये तक ही है वैसे आज, आप इसको लिख लीजिएगा, अभी टाइम भी है, फिर मैं आपको कल इसमें और इसको लिख दूंगी। समझ में आए यहाँ आपको ये बात? इसका यहाँ से मार्कर भी चला गया है।
जो ओलपोर्ट की थ्योरी जो बताई गई है वो क्या है, उन्होंने पहले दो बताए हैं, सामान्य यानी कि कॉमन ट्रेड्स, दूसरा पर्सनल ट्रेड्स व्यक्तिगत। उसके बाद जो व्यक्तिगत है उसके ये तीन टाइप हैं, कार्डिनल, सेंट्रल, कॉमन। यहाँ तक समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। मैम नहीं एक बार समझ में क्लियर आया करिए, मैम। जी एक बार क्लियर करिए मैम। हाँ, देखिए ये कल वैसे मैं इसको आपको फिर से बता दूंगी एक बार। ओलपोर्ट ने जो थ्योरी दी है उन्होंने दो बताए हैं स्टार्टिंग के, उसके टाइप्स जो होंगे टू टाइप्स में होगा, वो सामान्य यानी कॉमन ट्रेड्स, और दूसरा होगा पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत ट्रेड। ठीक है, यहाँ तक लिखा। इसके बाद जो पर्सनल ट्रेड्स हैं उसके ये तीन प्रकार हैं, कार्डिनल, सेंट्रल, कॉमन। किसके मैम? कॉमन के? ये तीनों पर्सनल, हैं? पर्सनल के। अच्छा, पर्सनल। हाँ जी। एक बार दोबारा बोलना प्लीज। हाँ, एक मिनट मार्कर नहीं है, देखिए आप इसको यहाँ से देखिए कि जो ये ओलपोर्ट की जो ट्रेड्स थ्योरी है, इन्होंने क्या बताया, ये टू टाइप्स इसके बताए हैं, एक सामान्य होता है और एक व्यक्तिगत होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने व्यक्तिगत के तीन प्रकार बताए हैं जो मैंने इसमें लिखे हैं। मैम मतलब अल्पोट्रेट जो है वो व्यक्तिगत होता है। सॉरी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि एक काम करिए, आप इसको यहीं से छोड़ दीजिए, वैसे मैंने आपको यहीं तक ही पढ़ाना था, ये इतना ही मैं टाइप करा था मैंने, आगे यही बचा है। मैं सोची थी कि आपको बता दूंगी, ऐसे जब समझ नहीं आ रहा है तो। क्या किसी को भी मेरी बात समझ नहीं आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्लियर है मैम अभी? क्योंकि जो अल्पोर्ट हाँ ने दिया है दो भागों में डिवाइड किया है, सामान्य और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में तीन भाग आते हैं, क्या मैं कार्डिनल, ये बात सेंट्रल। करना चाह रही हूँ, समझ में आया? जी मैम, और सामान्य में और भाग आते हैं क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई भाग नहीं है। ओके, क्लियर है, क्लियर अब आता आप इसको देखिए, ये जो कॉमन ट्रेड्स मैंने नीचे लिखा है इसको सेकेंडरी ट्रेड्स भी बोला जाता है। अब आप कॉमन ट्रेड को समझिए, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सब में होगा। ऐसे कुछ होते हैं ना, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सबके अंदर होते हैं, जैसे हमारा सच बोलना, हमारी ईमानदारी, हमारी जिम्मेदारियों को निभाना, हमारे उत्तरदायित्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉमन होते हैं क्योंकि वो सभी के अंदर होंगे। ठीक है, ये चीजें जो कॉमन ट्रेड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल पर्सन में पाए जाते हैं। और जो पर्सनल व्यक्तिगत ट्रेड्स जो होते हैं वो हर एक बंदे की अपनी यूनिकनेस होती है, कि हर एक बंदा, अगर कोई इंसान ईमानदार है तो जरूरी नहीं है कि वो सच भी बोलता होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी निभाता होगा, तो वो हमारे व्यक्तिगत ट्रेड्स होंगे। तो व्यक्तिगत में अगर हम देखें, फर्स्ट आता है हमारा कार्डिनल ट्रेड। कार्डिनल ट्रेड्स कौन से होते हैं? ये वो ट्रेड्स होते हैं जो हमारे, कहीं ना कहीं इनको छुपाया नहीं जा सकता, ये ऐसे गुण होते हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता। जैसे हमारी कुछ महान वो रही हैं पर्सनैलिटी, जिनके गुण से बताए जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी को ले लो। महात्मा गांधी किसका पालन करते थे, बताओ किसी को? अहिंसा। अहिंसा का। अहिंसा का। हिंसा। तो कहीं ना कहीं क्या था कि उनके अंदर ये गुण पहले से विद्यमान थे जो समय आने पर उभर गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने इसको करा, वो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी में होता है। अब किसी का मन होता है कि किसी को समस्या में देख के उसको दया आती ही आती है, और एक ऐसा होता है पर्सन किसी को देख के, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पर्सन उसको छोड़ के चला जाता है। एक ऐसा होता है कि नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे ऊपर मुझे ही समस्या में फंसना पड़ जाए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो क्या होते हैं, वो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं मैम जिनको, इसमें निगेटिविटी वाले पण आएंगे क्या मैम? किसमें? तो उन्होंने अच्छा कार्य किया तो वो छुपे नहीं, लेकिन कोई कोई अति बुरे काम कार्य करते हैं फिर भी उसका उभर आता है, वो हाँ, भी इसमें नहीं, आप इसको ना आगे आएगा वो नेगेटिव वाला, मैं आपको बताऊंगी, बट आप इसको यहाँ ये अभी मत नेगेटिव से जोड़िए। ठीक है, अभी ऐसा गुण जिसकी प्रधानता ज्यादा हो। हाँ जी। हाँ, ठीक है, अब हमारा एक काम करते हैं हम लोग,
क्लास को एंड कर देते हैं। ये बाकी का मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, मुझे कहीं जाना है अभी, तो इसकी वजह से मैं इसको बाकी का हम इतना ही पढ़ लेते हैं आज। ये कल बाकी जितने भी ट्रेट अप्रोच है इसमें 3 पढ़ने हैं, मैं तीनों को एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है ओके मैम। थैंक यू मैम ये मैम। स्टडी मटेरियल सेंड कर दीजिएगा, कल वाला भी शायद नहीं आया। कल वाला मैंने आपको इसलिए सेंड नहीं करा है। कल वाले में क्या हुआ है, वो जो पीपीटी मैंने बनाई थी वो लैपटॉप से बनाई थी, और लैपटॉप यहाँ नहीं है, उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है स्कूल्स में, कुछ नाम थोड़े ऊपर नीचे हैं और उनका फॉन्ट साइज भी बहुत छोटा है, उसको मुझे फोन में डाल के चेंज करना नहीं आया। तो 1-2 दिन में जैसे ही आता है तो मैं आपको उसको एडिटिंग करके या जैसे भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। इस वजह से मैंने ओके उसको मैम, send नहीं किया था। और इट्स ये ओके। दोनों जब हमारा पूरा हो जाएगा ये ट्रेट अप्रोच, तब एक साथ ही सेंड कर दूंगी। ठीक है मैम। टाइम भी हो गया वैसे हमारा। बाकी अभी तक जो पढ़ा हमने इसमें से तो किसी को कुछ नहीं पूछना है। समझ में आया ना सभी को? ये बताइए आप लोग। जी मैम। क्योंकि क्या है कि अगर आप लोग ऐसे बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, अच्छा लगता है आप लोग पूछते हैं ना, तो ऐसे रहता है कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, वरना ऐसा फील हो जाता है मन को कि मैं बोले जा रही हूँ शायद कोई सुन नहीं रहा है। तो आप लोग ना बीच बीच में जब भी आपको पूछा जाए तब आपको बताना भी है और पूछना भी है। उससे क्या होता है कि एकदम इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी। और इन सब चीजों को आपको मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने कैसे एक चार्ट भी बनाया था। आप लोग क्या करिएगा, एक पेपर पे एक चार्ट ड्रॉ कर लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, उनके टाइप्स लिख लीजिएगा, कौन कौन सा किसने दिया है, और छोटा छोटा उनके बारे में कि ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे कंपेरेटिव टाइप चार्ट बना लीजिएगा। तो आपको ना लास्ट टाइम में नोट्स की भी नीड ना पड़ेगी, इतने अच्छे से आप उसको छोटा करके लिख लीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में अपना मैंने कैसे बनाया था। अभी तक जो पढ़ा है उसमें वो तो समझ आया ना आपको? मैम आपका आपका नोट हमारे साथ शेयर करेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको कल शेयर करूंगी। जो ट्रेट अप्रोच है ना इसको भी कंप्लीट कर दूंगी इसी में, वरना फिर क्या होगा बहुत सारी छोटी छोटी पीपीटीज हो जाएंगी।